नमस्कार दोस्तों, रिवाइज चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एसएससी सीजीएल 2021 का 18 अप्रैल 2022 का जो दूसरा शिफ्ट था, जिसको हम लोग पहले डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं, उसका ही जो बेस्ट क्वेश्चन है। आपको पता है कि 25 में से 6 से 7 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होता है। तो बेस्ट क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर पीडीएफ चाहिए, चाहे वो कंप्लीट सॉल्यूशंस का हो या बेस्ट क्वेश्चंस का हो, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहां पे आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशंस दोनों ही मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से। क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, अरिथमेटिक का लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। लगभग 4 लाइन के बराबर आपका क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप जब पेपर को सॉल्व कर रहे हो, पहले राउंड पे आपको छोड़ देना है। पहले राउंड के लिए इसको लीव करना है। आपको कोशिश करना है, आप अगर 3 राउंड पे पेपर को सॉल्व करते हो तो तीसरे राउंड पे जाकर आपको इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इसको पढ़ने में टाइम भी लगेगा। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर सॉल्व भी करना है। ऊपर से सीआई का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनेगा। क्लियर है? तो आप अगर लास्ट में करोगे तो आपका फ्लो भी नहीं बिगड़ेगा, आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट भी कर पाओगे, टाइम का सही से यूटिलाइजेशन आप कर पाओगे। देखिए, बोला जा रहा है जोसेफ डिपॉजिटेड अ टोटल ऑफ 52,500 इन ए बैंक इन द नेम्स ऑफ हिज 2 daughters aged 15 years and 16 years in such a way that they would get equal amounts when they become 18 years old। जोसेफ का 2 बेटी है। छोटे वाली का एज है आपका 15 साल और बड़े वाले की एज है अभी 16 साल। जोसेफ चाहता है कि उसके पास जो पैसा है 52,500, उसको 2 भागों में देने के लिए। ऐसे देना है कि जब दोनों ही बेटी आपका 18 साल का बन जाए, तब दोनों को इक्वल अमाउंट्स मिल जाए। ध्यान रखना, इक्वल अमाउंट्स का बात हो रहा है, इक्वल इंटरेस्ट का बात नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इफ द बैंक गिव्स 10% compound interest compounded annually, then what is the amount that Joseph had deposited in the name of his younger daughter। ठीक है, तो बोला जा रहा है 10% क्या है, आपका सीआई है। तो जो छोटी वाली है, जो छोटी बेटी है, उसके नाम पे जोसेफ ने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है। ठीक है, तो इक्वल अमाउंट्स हो रहा है जब 18 साल का बन रहा है। तो छोटे का एज है 15, तो 15 18 माइनस 15 3 साल। तो छोटे को जो मिलेगा 3 साल का अमाउंट मिलेगा, और बड़े जो है उसको 18 माइनस 16, तो 2 साल का अमाउंट मिलेगा। क्लियर है इतना अभी तक? अभी देखिए, इस तरह का क्वेश्चंस के लिए, जैसे यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10%, इसका जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का 2 साल का, वो आपको एकदम रटा होना चाहिए। इसके पहले भी मैंने जब सीआई का क्वेश्चन करवाया है, तो आपको मैं चार्ट ऐड कर दिया था जिसके अंदर लगभग 4 साल का, और मैंने जो क्वेश्चन में पूछा जाता है 5 से 6% को भी लिया था, उनका इफेक्टिव रेट परसेंटेज जो बनता है वो भी आपको दे दिया था। तो वो चार्ट जो है आपको पूरा रटा होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, अगर मैं छोटी वाली के लिए बात करूं तो 3 साल का सीआई, 3 इयर्स का सीआई कितना हो जाएगा? 3 इयर्स का सीआई हो जाएगा आपका 33.1%। तो अमाउंट कितना बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा आपका 133.1%। ठीक है, अगर मैं बड़ी वाली का बात करूं तो उनको जो है 2 साल के लिए मिलेगा। तो 2 इयर्स का आपका सीआई क्या हो जाएगा? 2 इयर्स का सीआई हो जाएगा आपका 10 के हिसाब से 21%। और अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा आपका 121%। ठीक है, अगर ये सीआई है 100 के ऊपर है तो 100 है आपका प्रिंसिपल, तो अमाउंट में हम लोग 100 को ऐड कर देते हैं। अच्छा, चार्ट में यहाँ पे ऐड करवा दो सो दैट आप रिवाइज कर लो। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको रिवाइज कर लेना है। 10, 20, 5, 4 और 8 के लिए आपका अगर एग्जाम में आएगा तो इन 5 में से ही आपका आएगा। ठीक है, तो अगर आप ये सब जो रेट दिया गया है इनको अगर ऐड मतलब याद करके रखोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए, तो मैं मान रहा हूं कि छोटी बेटी को जो मिल रहा है वो है x। तो x का कितना परसेंटेज होगा ना? 133.1। ध्यान रखना है कि अमाउंट का बात किया गया है, इंटरेस्ट का बात नहीं किया गया। ऐसा भी बोल सकता था कि इक्वल इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तब हम लोग 33.1 से मल्टीप्लाई करते हैं। और बड़ी बेटी के लिए जो अमाउंट है दैट इज y।
तो y इंटू 121%, ठीक है। तो देखिए x बाई वाई कितना आएगा, हम लोग जितना छोटा बना सके रेशियो को उतना छोटा बनाएंगे। ऊपर मैं 0 ले रहा हूँ, नीचे पॉइंट है, पॉइंट को उठा के। तो अगर 11 से काटेंगे तो 11 110 1210 हो जाएगा, और 11 121 हो जाएगा आपका 1331। तो फिर अगर 11 से काटेंगे तो 10/11 आ रहा है, ठीक है। मतलब आपको फाइंड करना है x का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। और x बाई वाई क्या है आपका 10/11 है। टोटल कितना है 21 है। 21 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 का वैल्यू हो जाएगा आपका 52,500। तो एक का वैल्यू हो जाएगा आपका 52,500/21, ठीक है। और आपको आप अगर देखेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है किससे ना, 10 का। 10 का वैल्यू आपको फाइंड करना है ना, 10 का वैल्यू फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई करना है 10 से। अच्छा, तो अगर 21 से काटेंगे, 21 1 21 है, 21 2 42। तो 21 2 42 अगर होगा तो 105 रह जाएगा, 21 5 105 हो जाएगा। तो 2 0 आ गया, तो 25,000 हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अगर आपको बड़ी बेटी के लिए पूछा जाता तो y का वैल्यू हम लोग फाइंड करते, तब हम लोग क्या करते ना, 52,500/21 इंटू 11 करते, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह का क्वेश्चंस के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका जो इफेक्टिव रेट परसेंटेज है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, इफेक्टिव जो रेट परसेंटेज है वो आपको पूरा डाटा होना चाहिए। अगर वो डाटा हुआ रहा तब क्वेश्चन को करने में बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। बाकी तो कैलकुलेशन है। क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप से। देखिए बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए, द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ पी एंड क्यू 5:8। व्हाट इज देयर इन्वेस्टमेंट रेशियो इफ देयर इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड इज 3:5, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट का जो रेशियो बनता है, ये बनता है कितना, ये बनता है आपका टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री से। बोला जा रहा है ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ, while PAQ is the tangent at point A। अच्छा देखिए, ड्रॉ करते पहले। ए बी जो है एक सर्कल है, विथ सेंटर क्या है, सेंटर है O। ए बी एक कॉर्ड है, ए बी जो है एक कॉर्ड है। PAQ क्या है, एक टेंजेंट है ए पॉइंट पे। R इज द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ए बी। अच्छा देखते हैं, पहले PAQ को ड्रॉ करना है। तो ये हो गया P, ये है A और ये है Q। ए पॉइंट पे टेंजेंट हो गया। R एक पॉइंट है माइनर आर्क ए बी के अंदर। BAQ है 70 डिग्री, ठीक है। ऐसे BAQ अगर हम लोग यहाँ पे 70 डिग्री से कर ही सकते हैं, लेकिन आपको देख के पता चल रहा है ये एंगल जो है 90 से ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे गलती तो कुछ नहीं होगा, ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं बस डायग्राम को सही से बनाने के लिए नाम को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इसको P कर देते हैं, इसको Q कर देते हैं। तो BAQ क्या है, BAQ है आपका 70 डिग्री। देन फाइंड द मेजर ऑफ ARB, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ARB। मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग O और A इस पॉइंट को जोड़ देंगे तो ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट एक सर्कल के बीच, मतलब एक सर्कल के रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल क्या होता है, ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम लोग इसको भी जोड़ दें O के सब B पॉइंट को, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी एक रेडियस हो जाएगा। मतलब OB और OA ये बराबर हो गया, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए, ये एंगल कितना बनेगा, ये अगर पूरा 90 है, ये 70 है, ठीक है। तो ये बनेगा, ये एंगल बनेगा 20 डिग्री,
ये अगर 20 डिग्री होगा तो ये भी 20 डिग्री होगा, क्योंकि ओ ए और ओ बी बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 हो गया इधर और 140 होगा। तो ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम होगा वो 180 बन जाएगा। अगर ये 140 है तो इसके बाहर वाला कोण कितना बनेगा, मतलब ये वाला कोण 360 माइनस 140, तो ये बनेगा 220। क्लियर है। अब सर्कल के अंदर जो सेंटर है, सेंटर मतलब ए बी का मेजर आर्क, ये वाला पार्ट, इस पे आप अगर देखोगे तो इसमें सेंटर पे जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 220। तो सेंटर पे जो बनेगा परिधि पे उसका आधा बनेगा। तो एंगल ए आर बी कितना हो जाएगा, एंगल ए आर बी ये वाला एंगल हो जाएगा 220/2 110 डिग्री। ऑप्शन डी जो है आप हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन है आपका डीआई का हिस्टोग्राम से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे डीआई के केस में। अगर समझ में नहीं आया तब पीछे वाला जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। बोला जा रहा है ड्यूरिंग व्हिच आवर्स इज द नंबर ऑफ कार्स पास्ड मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ कार्स पास्ड फ्रॉम 6 AM टू 11 AM। तो 6 से लेकर 11 तक का बात हो रहा है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ द डे दिया गया है वो 6 से लेकर 12 तक दिया गया है, लेकिन आपको जो एवरेज फाइंड करना है पहले वो फाइंड करना है 6 से लेकर 11 तक। ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें मिसरीडिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट बिना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े 6 से लेकर 12 तक धर लेंगे। ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कि आप जब वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आप क्या पढ़ रहे हो, आप 6 से लेकर 11 तक पढ़ रहे हो या 6 से लेकर 12 तक पढ़ रहे हो। ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद एक बार ट्राई करो कि आपका कौन सा आंसर आ रहा है, उसके बाद आप देखो कि आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर है बात। तो देखिए 6 से लेकर 11 तक हम लोग को एवरेज फाइंड करना है। तो ऐड करेंगे कैसे, देखिए 6 से लेकर 11 तक मतलब इतने तक। ठीक है। तो तीनों 100 है तो 300 हो गया, मतलब ये 100 ये 100 ये 100 तो 300 हो गया। ठीक है। 300 इधर है 70, 370 इधर है 30, मतलब 400 हो गया। 400 और इधर 10, 410, 410 और 90, 500, 500 और 3 5 है यूनिट डिजिट पे तो 515। तो 515 हो गया टोटल बटे आपका 5, तो कितना आ रहा है 103। ये क्या है, ये है एवरेज। आपको बोला जा रहा है कि कौन सा आवर में एवरेज से ज्यादा है, लेकिन 6 से लेकर 11 तक लेना है। तो एवरेज से ज्यादा आप अगर देखोगे तो 103 से ज्यादा मतलब 7 से लेकर 8, 8 से लेकर 9 और 9 से लेकर 10। तो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को रीडिंग करना है। अगर आपने मिस रीड किया तो आप एक ही जगह डी को आंसर टिक करके आ जाओगे। ठीक है। मैंने खुद सॉल्व करके भी देखा है इसलिए मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से। बोला जा रहा है अ रिवर 6 मीटर डीप एंड 35 मीटर वाइड is flowing at the rate of 2.5 kilometer per hour. The amount of water that runs into the sea per minute. ठीक है। तो क्वेश्चन तो ऐसा आसान है, बस आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, कितना पानी बह रहा है। बस मैं समझाने के लिए थोड़ा सा 3D डायग्राम का यूज करूंगा यहाँ पे। देखिए ऐसा तो ये नदी नहीं है लेकिन हम लोग इसको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक शेप लिया है जो एक आपका क्यूबॉइड शेप का है। ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 6 मीटर डीप है, 35 मीटर वाइड है, चौड़ा जो है आपका 35 मीटर चौड़ाई है। उसके साथ जो फ्लोइंग रेट है वो होता है 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। मतलब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ऐसे आपका नदी बह रहा है। ठीक है। ऐसे आपका नदी बह रहा है। मैंने क्या किया है, मैंने एक पर्टिकुलर एरिया को पकड़ लिया है नदी के अंदर। ठीक है। जिसका शेप आपको दिख रहा है। अब ये कितना डीप है कितना वाइड है वो दिया गया है। उसके साथ ही बोला जा रहा है कि रेट जो है, फ्लोइंग रेट जो है दैट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे पे 2.5 किलोमीटर ट्रेवल करता है पानी। क्लियर है। ये दोनों मीटर में है, ये किलोमीटर पे है, ध्यान रखना है आपको। अच्छा, अब आपको पूछ रहा है कि पर मिनट पे कितना आपका पानी जो है
रन्स इनटू द सी। क्लियर है? तो अगर हम लोग ये छोटा वाला ये जो एरिया है, मतलब ये पर्टिकुलर जो है, इसका अगर वॉल्यूम अगर हम लोग फाइंड करना चाहें, ठीक है, तो क्या करना होगा, हम लोग को तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है? मतलब आप ऐसे समझ लो कि नदी ऐसे बह रहा है और हम लोग एक पर्टिकुलर पोर्शन उसका देखना चाह रहे हैं। ठीक है? या आप ऐसे भी मान सकते हो, एक क्यूबॉइड है जो आपका चारों तरफ से खुला हुआ है, तो पानी इसके अंदर से बह रहा है और हम लोग देखना चाह रहे हैं कि पर मिनट पे कितना पानी जो है फ्लो हो रहा है। ठीक है? देखिए, तो हम लोग को क्या करना है ना, 6 मीटर डीप है और 35 मीटर वाइड है। ठीक है? और 2.5 किलोमीटर क्या है, 2.5 किलोमीटर आपका लंबाई है, आप ऐसे मान सकते हो। ठीक है? 2.5 किलोमीटर लंबाई तक बह रहा है पानी 1 घंटे पे, और आपको निकलना है क्या, मिनट पे निकलना है। ठीक है? तो नीचे तो घंटे को अगर मिनट पे कन्वर्ट करेंगे तो 60 आ जाएगा। इसके साथ ही किलोमीटर को हम लोग मीटर पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग वो तो क्या चेंज होगा कैलकुलेशन में, अगर तो जीरो में चेंज होगा। जीरो अगर कम आएगा या ज़्यादा आएगा, हम लोग देख पा रहे हैं हर एक ऑप्शन जो है अलग अलग है। ठीक है? तो देखते हैं पहले कैलकुलेट करके, अगर ज़रूरत लगेगा तो बाद में जीरो ऐड करेंगे। देखिए, 6 10 60 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 5 25, और इधर आप अगर देखेंगे नीचे है 10, तो 5 दूनी 10, तो 4 और ऊपर है आपका 35, तो 4 8 32, 32 के बाद क्या होगा ना, 3 रह जाएगा, तो 8 3/4 ये आ रहा है, मतलब क्या 8.75। ठीक है? मैंने क्या बोला आपको, आप अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है? लेकिन चेंजेस जो होगा जीरो पे ही होगा ना, आपको तो 875 सीधा दिख रहा है, तो ऑप्शन डी आप टिक कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको पूरा यूनिट को ऐसे करना तो चाहिए, बेसिक जो मेथड है सही मेथड ऐसा ही है, लेकिन फास्ट कैलकुलेशन के लिए आप जीरोस को अवॉइड कर सकते हो। क्लियर है बात? क्वेश्चन है आपका एलजेब्रा से, तो आप देख सकते हो ऐसा एक फॉर्म दिया गया है, आपको a माइनस बी माइनस 7c का वैल्यू फाइंड करना है। पहली बात, हम लोग को a b c का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है? तो इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, फॉर्मेशन बनाते हैं, जिसमें आपका ऐसा बने लास्ट में कि a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस आपका c माइनस जेड का होल स्क्वायर, ऐसा एक फॉर्मेशन बने जहाँ पे इजिकल टू हम लोग जीरो करते हैं। तो अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू जीरो है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि a b c तीनों ही इक्वल टू जीरो है। ठीक है? यहाँ से a माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, बी माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, सी माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, ऐसे हम लोग करते हैं। ठीक है? लेकिन इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो इसका जो शॉर्टकट है आप देखिए, बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए, पहले हम लोग को क्या करना है, पूरा जो इक्वेशन है उसको लेफ्ट साइड में लेकर आना है और राइट साइड में जीरो लिखना है। तो कैसे बनेगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49 सी स्क्वायर माइनस 2b प्लस आपका कितना आ रहा है 56c प्लस 2a प्लस 18 दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है? अब यहां से हम लोग a b c का डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए, a का वैल्यू जो होगा दैट विल बी a के साथ जो कोफिशिएंट है उसका हम लोग साइन को अपोजिट करके लिखेंगे। कोफिशिएंट मतलब a के साथ जो मल्टीप्लाई में है, तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, 2 है मल्टीप्लाई में, पॉजिटिव 2, तो इसका अगर साइन चेंज करेंगे तो -2 आ गया। नीचे हम लोग को 2 से तो बाय डिफॉल्ट डिवाइड ही करना है, उसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है ना, ए स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है, मतलब ए स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है, तो इंटू 1। ठीक है? तो आप देख पा रहे हो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग बी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बी का क्या होगा ना, उसी प्रोसेस में हम लोग करेंगे, साइन को अपोजिट करके पहले लिखना है कोफिशिएंट के साथ। बी का साथ क्या मल्टीप्लाई है, -2, तो अगर साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा और +2 लिखेंगे। नीचे बाय डिफॉल्ट 2 से भाग करना है, इनटू बी स्क्वायर के कोफिशिएंट, मतलब बी स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है, तो 1 है। ठीक है? तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। यहाँ पे सी का वैल्यू फाइंड अगर करना है उसी तरह करेंगे, सी के साथ जो कोफिशिएंट में है उसका साइन चेंज करके लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सी के साथ मल्टीप्लिकेशन में 56 है, तो अगर साइन चेंज करेंगे तो माइनस और कोफिशिएंट क्या है 56,
नीचे बाय डिफॉल्ट 2 आएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है सी स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब सी स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे क्या है 49 है, तो 7 से अगर काटेंगे 7 और 56, 7 7 49, तो 2 4 8, तो -4/7। क्लियर हुआ बात? अच्छा, तो a माइनस बी, तो -1 माइनस बी प्लस आपका 4/7 इंटू 7, तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका -2 + 4, तो 2 होगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, एक ही बात का आपको ध्यान रखना है, मैं बार बार और एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये अगर प्रोसेस आपको पता है पहले से तो आप बहुत जल्दी ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करोगे। और इस क्वेश्चन के लिए आप लोग जितना जल्दी ए बी सी का वैल्यू फाइंड करोगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। पहली बात क्या करना है, पूरा इक्वेशन को हम लोग को लेफ्ट साइड में लेकर आना है, पूरा इक्वेशन को लेफ्ट साइड में लेकर आना है, सो दैट राइट साइड में इक्वल टू 0 बन जाए। क्लियर है? यह है फर्स्ट प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या है ना, हर एक केस में हम लोग ए बी और सी का जो कोफिशिएंट है, मतलब उसके साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको लिखेंगे, लेकिन साइन ऑपोजिट करके लिखेंगे, साइन ऑपोजिट करके कोफिशिएंट को लिखेंगे। ठीक है, हर एक केस में नीचे बाय डिफॉल्ट आपको 2 से क्या करना है, भाग करना है, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का कोफिशिएंट रहेगा। क्लियर है बात? चलिए, ये था आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आप लोग पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो एट फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही अगर किसी को लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में इससे भी बेटर अप्रोच हो सकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग का टीम का जो मेल आईडी है reviseproperly@gmail.com, यहाँ पे भी आप लोग मेल भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन भी है तो भी आप लोग मेल कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग वीडियोस को अपने काम में लें, अच्छे से यूटिलाइज करें, कैसे हम लोग वीडियो से प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, ये सब बहुत बेसिक सा चीज़ है, लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है कि पूरा प्रॉपर आइडिया नहीं रहता है, तो थोड़ा सा वो लोग भटक जाता है। ठीक है, चीज़ों को करता है लेकिन प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा सही नहीं रहता। तो प्रैक्टिस कैसे करना है समझ लीजिए। आपने वीडियो को स्टार्ट किया, वीडियो को स्टार्ट करने के बाद क्वेश्चन को देखते ही आपको पॉज कर लेना है, पॉज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, हो सकता है कि आपका अप्रोच बेटर ना हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे लेकिन किसी भी तरह आपको आंसर तक पहुंचना है। इसके बाद आपको वीडियो को देखना है। अगर आपने देखा कि अप्रोच कुछ बेटर है आपसे, तो आप सीख लीजिए अप्रोच को अच्छे से, क्या किया गया है समझ लीजिए। ठीक है, अगर देखा कि सही अप्रोच है आपका भी और वीडियो का भी, तब आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये पॉज वाला बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में आपको पॉज करके ज़रूर से ज़रूर खुद से खुद आपको पहले ट्राई करना ही है, तभी आपको ये प्रैक्टिस काम में आएगा। क्लियर हुआ बात? ओके, नेक्स्ट देखिए, जितना क्वेश्चन है उसका आपने पहली बार वीडियो के साथ प्रैक्टिस तो किया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पे क्वेश्चन जो है एक ही फ्लो पे आपका नहीं बनेगा। अब ये जो फ्लो टूट रहा है ये किसी भी तरह से हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नहीं बने आपसे, हो सकता है क्वेश्चन को आपने मिसरीड किया, आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग गया, हो सकता है आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। ठीक है, किसी भी तरह का फ्लो टूटने वाला अगर बात हुआ, मतलब क्वेश्चन मेरा पहला फ्लो में नहीं बना, अगर ऐसा हुआ तो तुरंत आपको उस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है और एटलीस्ट 1 वीक का गैप देना है। गैप देने के बाद उस क्वेश्चन को रिवाइज करना है। आप देख ही रहे हो चैनल का नाम भी है रिवाइज, इसीलिए चैनल का नाम रिवाइज रखा गया है, सो दैट जब भी आप चैनल का कुछ भी देखो, चैनल से जुड़े रहो, तो आपको हमेशा ये दिमाग में आना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को रिवाइज करना है जो मैंने पहले पढ़ा है। हो सकता है वो मैथ हो सकता है वो जीके हो सकता है करंट अफेयर्स हो। क्लियर है बात? अब आपको रिवाइज, जितना क्वेश्चन आपका अटक गया या पहला फ्लो में नहीं बना, आपको उसको उतना बार रिवाइज करना है जब तक वो आपका पहला फ्लो में नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे भी बात आता है, ये जो
कितना बार रिवाइज करना है ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। हो सकता है आपके लिए वो 2 हो, किसी और के लिए वो 4 हो, या किसी और के लिए वो एक ही बार हो, ठीक है। लेकिन जब तक वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, 1 वीक का गैप भी देना है, इंपॉर्टेंट है ये। जब तक 1 वीक के गैप में वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है तब तक आपको उसको रिवाइज करना है। क्लियर है बात? खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और फिलहाल अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए एंड सही टाइम का वेट कीजिए। थैंक यू।